हेलो स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया डाउनलोड लिंक चेक करें। थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे MEG 10 इंग्लिश स्टडीज इन इंडिया के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स। यह क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आपने ये अच्छे से कर लिए तो एग्जाम निकलना पक्का है। लेट्स बिगिन। क्वेश्चन 13। What strategy should be adopted to analyze colonial literature in post-colonial times? Explain. Question explanation. यह क्वेश्चन पूछता है कि कलोनियल लिटरेचर को पोस्ट कलोनियल टाइम में कैसे एनालाइज करना चाहिए। मतलब, हमें ये बताना है कि कलोनियल राइटिंग्स को किस नजरिए से पढ़ें जिससे उनके अंदर छुपे बियास और पावर स्ट्रक्चर्स समझ में आए, और कैसे पोस्ट कलोनियल थियरीज इनको नई सोच के साथ इंटरप्रेट करती है। आंसर। इंट्रोडक्शन। कलोनियल लिटरेचर उन लिखाई को कहते हैं जो ब्रिटिश या यूरोपियन कलोनियल टाइम में लिखी गई थी, जहां कॉलोनाइजर्स अपनी सुपीरियरिटी दिखाते थे। पोस्ट कलोनियल एनालिसिस का मेन पर्पस ये होता है कि ऐसे टेक्स्ट को एक नए एंगल से पढ़ें, कॉलोनाइज्ड लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें एडवर्ड सैड, होमी के भाभा और गायत्री स्पाइवक जैसे थिंकर्स ने इंपॉर्टेंट थ्योरीज दी हैं जो हमें बताती हैं कि कैसे लिटरेचर कलोनियल पावर का टूल बना। मेन बॉडी। 1. कलोनियल लिटरेचर और उसकी लेगेसी समझना। कलोनियल लिटरेचर अक्सर कॉलोनाइज्ड लोगों को इन्फीरियर और अनसिविलाइज्ड दिखाती थी। जैसे हार्ट ऑफ डार्कनेस या किम में यूरोपियन ऑथर्स ने अपने आप को हीरो और नेटिव्स को बैकवर्ड दिखाया। पोस्ट कलोनियल रीडिंग का फर्स्ट स्टेप ये समझना है कि लिटरेचर कभी न्यूट्रल नहीं होता, हर लिखाई एक आइडियोलॉजी लेकर आती है। इसलिए हमें देखना होता है कि पावर और डोमिनेंस किस फॉर्म में टेक्स्ट के अंदर छुपी है। 2. पोस्ट कलोनियल थियरीज का यूज। एडवर्ड सैड का ओरिएंटलिज्म। सैड ने बताया कि वेस्ट ने ईस्ट को एक एक्सोटिक और बैकवर्ड इमेज के रूप में दिखाया ताकि अपनी रूल जस्टिफाई कर सके। स्ट्रैटेजी। ऐसे टेक्स्ट को दोबारा पढ़ो और देखो कहां पे स्टेरियोटाइप्स यूज हुए हैं। होमी भाभा के कॉन्सेप्ट्स हाइब्रिडिटी और मिमिक्री। कॉलोनाइज्ड लोग जब इंग्लिश कल्चर अडॉप्ट करते हैं तो वो एक हाइब्रिड आइडेंटिटी बनाते हैं जो रेजिस्टेंस का सिंबल बन जाती है। स्ट्रैटेजी। कैरेक्टर्स के एक्शंस में मिमिक्री और रेजिस्टेंस ढूंढो। गायत्री स्पाइवक का सबल्टन थियरी। स्पिवक पूछती है, कैन द सबल्टन स्पीक? मतलब अप्रेस्ड लोगों की वॉइस कलोनियल सिस्टम में कहाँ गई? स्ट्रैटेजी। देखो कि टेक्स्ट में कौन से कैरेक्टर्स की आवाज मिसिंग है और उन्हें कैसे दोबारा लाया जा सकता है। 3. नेटिव वॉइस और कल्चरल आइडेंटिटी को रिक्लेम करना। पोस्ट कलोनियल स्टडीज का एक मेजर गोल है राइटिंग बैक टू द एम्पायर। जैसे चिनवा अचेबी ने थिंग्स फॉल अपार्ट लिखकर हार्ट ऑफ डार्कनेस के अगेंस्ट अपनी कहानी राखी। इस स्ट्रैटेजी से हम देख सकते हैं कि जब कॉलोनाइज्ड लोग लिखते हैं तो उनकी सोच और रिप्रेजेंटेशन बिल्कुल अलग होती है। ये अपनी कल्चरल प्राइड और आइडेंटिटी को वापस पाने का एक तरीका है। 4. यूरोसेंट्रिक सोच को चैलेंज करना। कलोनियल टेक्स्ट अक्सर यूरोप को नॉलेज और सिविलाइजेशन का सेंटर दिखाते थे। पोस्ट कलोनियल स्ट्रैटेजी ये होती है कि इन बायसेस को एक्सपोज करे और नेटिव कल्चर्स के पर्सपेक्टिव्स को हाईलाइट करे। हमें देखना होता है कि स्टोरी किसकी नज़र से लिखी गई है और कौन अदर के रूप में दिखाया गया है। इस प्रोसेस से हम लिटरेचर के अंदर छुपी कलोनियल एंग्जाइटी और कॉन्ट्रडिक्शंस समझ सकते हैं। 5. इंटरडिसिप्लिनरी और कंपैरेटिव अप्रोच। कलोनियल टेक्स्ट को समझने के लिए सिर्फ लिटरेचर नहीं बल्कि हिस्ट्री और सोशियोलॉजी भी जरूरी है। हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट से पता चलता है कि टेक्स्ट के पीछे का पॉलिटिकल या सोशल पर्पस क्या था। कंपैरेटिव रीडिंग से हमें समझ आता है कि कलोनियल और पोस्ट कलोनियल वर्जन्स में क्या फर्क है। यह अप्रोच एक बैलेंस्ड और इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग देती है। कंक्लूजन। पोस्ट कलोनियल टाइम में कलोनियल लिटरेचर को एनालाइज करने के लिए हमें थियरीज ऑफ सैड, भाभा और स्पाइवक का यूज करना चाहिए। इन स्ट्रैटेजी से हम देखते हैं कि कैसे कलोनियल राइटिंग ने लोगों के परसेप्शन को कंट्रोल किया और कैसे अब हम उन वॉइसेस को वापस ला सकते हैं जिनको साइलेंस कर दिया गया था। इस प्रोसेस का मेन गोल है एक फेयर और इंक्लूसिव लिटरेरी हिस्ट्री बनाना। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Let's see the next question. Question 14. What role, according to Nagugi, does language play in the process of cultural colonialism? Elucidate. Question explanation.
इस क्वेश्चन में हमें नेगुगी वा थिओंगो के विचारों को समझाना है, जिसमें वो बताते हैं कि लैंग्वेज का उस कैसे कॉलोनियल पावर्स ने एक वेपन के तरह किया था। इंग्लिश लैंग्वेज के थ्रू उन्होंने लोगों के कल्चर, सोच और आइडेंटिटी को कंट्रोल किया। हमें उनके बुक डीकोलोनाइजिंग द माइंड के रेफरेंसेस के साथ एक्सप्लेन करना है कि कैसे लैंग्वेज ने कल्चरल स्लेवरी को बढ़ावा दिया। आंसर। इंट्रोडक्शन। लैंग्वेज सिर्फ कम्युनिकेशन का जरिया नहीं होती, ये एक कल्चर और आइडेंटिटी की कैरियर होती है। नेगुगी वा थिओंगो, एक केन्यन राइटर और थिंकर, कहते हैं कि कॉलोनाइजेशन के दौरान यूरोपियन पावर्स ने अपनी लैंग्वेज, जैसे इंग्लिश, को एक वेपन बनाया था। डीकोलोनाइजिंग द माइंड 1986 में नेगुगी बताते हैं कि इंग्लिश ने अफ्रीकन्स के कल्चर को रिप्लेस कर दिया और उन्हें अपने हाई रूट्स से दूर कर दिया। चलिए समझते हैं कि उनके हिसाब से लैंग्वेज कल्चरल कॉलोनियलिज्म कैसे क्रिएट करती है। मेन बॉडी। 1. लैंग्वेज एज अ टूल ऑफ कल्चरल डोमिनेशन। नेगुगी कहते हैं कि लैंग्वेज एक कल्चर के वैल्यूज, बिलीफ्स और हिस्ट्री को कैरी करती है। जब कॉलोनाइजर्स ने अपनी लैंग्वेज इंपोज की, तो उन्होंने अपना कल्चर भी इंपोज कर दिया। स्कूल्स में स्टूडेंट्स को इंग्लिश सिखाई गई और उनके अपने स्टोरीज और ट्रेडिशंस इग्नोर कर दिए गए। रिजल्ट, उन्होंने अपने कल्चर को छोटा और वेस्टर्न कल्चर को सुपीरियर समझना शुरू कर दिया। 2. द कॉन्सेप्ट ऑफ कल्चरल एलियनेशन। कल्चरल एलियनेशन का मतलब है अपने कल्चर से दूर हो जाना और कॉलोनाइजर के कल्चर को अपना लेना। जब लोग अपनी मदर टंग में सोच नहीं पाते, तो वो अपनी आइडेंटिटी भूल जाते हैं। इंग्लिश को मॉडर्निटी और सक्सेस की लैंग्वेज समझा गया और लोकल लैंग्वेजेस को बैकवर्ड लेबल किया गया। इस तरह लोग मेंटली एंस्लेव्ड हो गए, उन्हें लगा कि उनकी अपनी लैंग्वेज का कोई वैल्यू नहीं। 3. द एजुकेशन सिस्टम एंड साइकोलॉजिकल कंट्रोल। कॉलोनियल एजुकेशन ने सबसे ज्यादा डैमेज किया। बच्चों को अपनी मदर टंग बोलने पर पनिश किया जाता था और इंग्लिश बोलने पर रिवॉर्ड मिलता था। ये एक मेंटल गेम था। इंग्लिश को प्रोग्रेस और इंटेलिजेंस से लिंक कर दिया गया। नेगुगी ने खुद अपने स्कूल डेज में देखा कि गिकुयू बोलने पर लोगों को अनसिविलाइज्ड कहा जाता था। 4. लैंग्वेज एंड डीकोलोनाइजेशन ऑफ द माइंड। नेगुगी कहते हैं कि जब तक हम अपनी लैंग्वेज वापस नहीं अपनाते, हम मेंटली फ्री नहीं हो सकते। उन्होंने इंग्लिश में लिखना बैंड करके गिकुयू में लिखना शुरू किया। उनके हिसाब से रियल फ्रीडम तभी मिलेगी जब हम अपनी सोच और एक्सप्रेशन अपनी नेटिव लैंग्वेज में करेंगे। अपनी लैंग्वेज वापस लेना मतलब अपनी डिग्निटी और आइडेंटिटी वापस पाना है। 5. लैंग्वेज एज रेजिस्टेंस एंड कल्चरल रिवाइवल। नेगुगी एनकरेज करते हैं कि राइटर्स और टीचर्स अपनी नेटिव लैंग्वेज में लिखें और सिखाएं। ये एक रेजिस्टेंस है, कल्चरल स्लेवरी के खिलाफ एक फाइट। जब हम अपनी लैंग्वेज को इंपॉर्टेंस देते हैं, तो हम अपनी हिस्ट्री और कल्चर को भी बचते हैं। इसलिए उनके लिए लैंग्वेज एक लिबरेशन का टूल है, स्लेवरी का नहीं। कंक्लूजन। नेगुगी वा थिओंगो ने दिखाया कि कॉलोनियलिज्म सिर्फ पॉलिटिकल नहीं, कल्चरल भी था और उसका सबसे बड़ा हथियार थी लैंग्वेज। इंग्लिश के जरिए कॉलोनाइजर्स ने माइंड्स को कैप्चर किया और लोगों को अपने कल्चर से अलग कर दिया। नेगुगी का मैसेज क्लियर है, अगर हमें अपनी आइडेंटिटी वापस चाहिए, तो हमें अपनी लैंग्वेजेस वापस लेनी होंगी। डीकोलोनाइजिंग द माइंड का मतलब है अपनी सोच को आजाद करना। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Let's see the next question. Question 15. What, according to T.S. Eliot, is the role of elites and family in building a civilized society? Discuss. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें T.S. Eliot के विचार समझाने हैं कि उनके हिसाब से एलीट, क्लास और फैमिली एक सिविलाइज्ड सोसाइटी बनाने में क्या रोल प्ले करते हैं। ये भी बताना है कि कैसे ये दोनों इंस्टीट्यूशंस कल्चर, वैल्यूज और सोशल बैलेंस को मेंटेन करते हैं, जैसे उन्होंने अपनी किताब नोट्स टूवर्ड्स द डेफिनेशन ऑफ कल्चर में कहा है। आंसर। इंट्रोडक्शन। T.S. एलियट 20वीं सेंचुरी के एक फेमस पोएट और क्रिटिक द जिन्होंने अपने काम नोट्स टूवर्ड्स द डेफिनेशन ऑफ कल्चर 1948 में कल्चर और सोसाइटी के बीच के रिश्तों को एक्सप्लेन किया। एलियट कहता है कि एक सिविलाइज्ड सोसाइटी तभी पॉसिबल है जब उसके पास स्ट्रॉन्ग मोरल और कल्चरल बेस हो। उनके अकॉर्डिंग सोसाइटी की स्टेबिलिटी और रिफाइनमेंट के लिए फैमिली और एलीट क्लास का होना बहुत जरूरी है। ये दोनों हाई सिविलाइजेशन के मोरल और कल्चरल पिलर्स है। मेन बॉडी। 1. एलियट के नजरिए से सिविलाइज्ड सोसाइटी का कॉन्सेप्ट।
एलियट कहता है कि एक सिविलाइज्ड सोसाइटी वो होती है जहां कल्चर एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक पास होता रहे। उनके हिसाब से सिविलाइजेशन सिर्फ इकोनॉमिक या मटेरियल प्रोग्रेस नहीं होती, बल्कि मोरल और स्पिरिचुअल ग्रोथ भी जरूरी है। रिलीजन, कल्चर और सोशल ऑर्डर के बीच हार्मनी होना एक सिविलाइज्ड सोसाइटी की पहचान है। एग्जाम्पल, एलियट कहता है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन और इंडिविजुअलिज्म अगर ज्यादा बढ़ जाए तो ट्रेडिशनल वैल्यूज टूट जाती है और सोसाइटी अपना मोरल बेस खो देती है। 2. फैमिली का रोल सिविलाइज्ड सोसाइटी में। कल्चरल वैल्यूज का प्रिजर्वेशन। एलियट कहता है कि फैमिली हाई सबसे पहला इंस्टीट्यूशन है जहां से कल्चर और वैल्यूज सीखे जाते हैं। मॉरल ट्रेनिंग और स्टेबिलिटी। फैमिली एक मोरल स्कूल की तरह होती है जहां इंसान डिसिप्लिन, एथिक्स और इमोशनल बैलेंस सीखता है। सिविलाइजेशन की कंटिन्यूटी। जब फैमिलीज वीक पैट जाती है, टैब कल्चर भी टूटने लगता है। इसीलिए स्ट्रॉन्ग फैमिली सिस्टम सिविलाइजेशन के लिए एसेंशियल है। एग्जाम्पल, एलियट कहता है कि मॉडर्न सोसाइटी में फैमिली वैल्यूज के कॉलेप्स से लोग इमोशनल और मोरल रूट से जुड़ना भूल जाते हैं। 3. एलीट्स का रोल सिविलाइज्ड सोसाइटी में। कल्चरल लीडरशिप। एलियट कहता है कि एलीट्स का मतलब सिर्फ रिच लोग नहीं होता, बल्कि वो लोग जो मॉरली और इंटेलेक्चुअली रिस्पॉन्सिबल है। टेस्ट और वैल्यूज के गार्डियन। एलीट्स एजुकेशन, आर्ट और एथिक्स के हाई स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करते हैं। उनका काम सोसाइटी को इंटेलेक्चुअली और मॉरली गाइड करना है। नॉलेज का ट्रांसमिशन। एलीट्स पुरानी ट्रेडिशंस और नए समय के बीच ब्रिज का काम करते हैं। एग्जाम्पल, एलियट ने मेडिवल यूरोप का जिक्र किया जहां मंक्स और स्कॉलर्स ने कल्चर और नॉलेज को प्रिजर्व करके रखा था। 4. फैमिली, एलीट्स और सोसाइटी का रिलेशनशिप। म्यूचुअल डिपेंडेंस। फैमिलीज से ही फ्यूचर एलीट्स निकलते हैं और एलीट्स अपने नॉलेज से फैमिलीज को इन्फ्लुएंस करते हैं। कल्चरल यूनिटी। ये दोनों मिलके एक मोरल और कल्चरल हार्मनी बनाए रखते हैं जिससे सोसाइटी फ्लोरिश करती है। कल्चरल डिके से प्रोटेक्शन। जब फैमिली या एलीट्स अपना रोल भूल जाते हैं, टैब सोसाइटी डिवाइड हो जाती है और कल्चर डिग्रेड होता है। एलियट की वार्निंग। एलियट ने वार्न किया था कि मॉडर्न डेमोक्रेसी और मास कल्चर अगर अनचेक्ड रहे तो यह दोनों इंस्टीट्यूशंस टूट सकते हैं और सोसाइटी अपनी रूट्स खो सकती है। कंक्लूजन। अंत में टी.एस. एलियट कहता है कि एक सिविलाइज्ड सोसाइटी की बुनियाद फैमिली और एलीट क्लास पर टिकी होती है। फैमिली इंसान को मोरल और इमोशनल बेस देती है, जबकि एलीट्स कल्चर और नॉलेज को प्रोटेक्ट करते हैं। दोनों मिलके ही एक बैलेंस्ड और कल्चर्ड सोसाइटी बनाते हैं। अगर इनका रोल खत्म हो जाए तो सिविलाइजेशन भी अपनी पहचान खो देता है। Before we end, please like, share and subscribe the channel for more such study materials and one important information अगर आपको नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड लिंक दिया हुआ है, जरूर चेक करें। थैंक यू।